चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड द डायमीटर ऑफ मून और एनी प्लैनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से किसी प्लैनेट या मून का डायमीटर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम अज्यूम करेंगे ये हमारे लिए अर्थ है, दिस इज द अर्थ, और ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है O। हम यहां पर खड़े होकर के अपनी रीडिंग्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, सपोज ये हमारे लिए मून है, लेट अस से ये मून है। ठीक है भाई, अब जो मून का डायमीटर है वो कुछ ऐसे बनेगा। यहां पर सपोज हम इसको नाम देते हैं AB। हमें इस AB की वैल्यू निकालनी है, तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैं यहां पर रह करके एक टेलीस्कोप को पहले इस वाले कोने की तरफ फोकस करूंगा मून के, तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं टेलीस्कोप को ऐसे घुमाऊंगा और दूसरे एंड B की तरफ इसको फोकस कर दूंगा, तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट आ जाएगी। इन दोनों केसेस में हमारी टेलीस्कोप जितना घूमी वो हमारा एंगल थीटा हो जाएगा। टेलीस्कोप जितना घूमी वो हमारा एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अर्थ से मून की जो दूरी है, सपोज वो S है, लेट अस से उस दूरी की वैल्यू है S। ठीक है, तो अब हमको पता है कि जो थीटा यानी एंगल का फॉर्मूला होता है, कल हम लोगों ने करा था, वो होता है एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला होता है एंगल का। ठीक है, तो यहां पर ये AB तो आर्क है और ये S डिस्टेंस रेडियस है और एंगल थीटा है, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू डायमीटर। इस डायमीटर को सपोज हम नाम दे देते हैं कैपिटल D। लेट अस कॉल दिस एज कैपिटल D। ठीक है, तो ये हमारा डायमीटर हो गया। तो अब यहां पर आर्क की जगह D आ जाएगा और रेडियस की जगह S आ जाएगा। मुझे निकालना है डायमीटर D, तो मैं निकाल सकता हूं डायमीटर D इज इक्वल टू थीटा इंटू S। अब इस तरह के क्वेश्चन को करते हुए आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, इसमें ध्यान रखना, इसलिए बता रहा हूं ये चीज, क्योंकि किताब में ऐसे लिखा नहीं आती ये चीज। वो क्या है, थीटा should always be measured in radian। भाई एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। हमारा जो एंगल है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में। अगर डिग्री में गिवन हो सर, तो हम क्या करें, तो आप इस्तेमाल करो कन्वर्जन फैक्टर। मैं बता रहा हूं कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है। यहां पर कन्वर्जन फैक्टर होता है 360 डिग्री, यानी जो पूरा एंगल होता है उसको हम 2 पाई रेडियन मानते हैं। ठीक, तो 1 डिग्री विल बी 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। हमको एक चीज और पता है, ये भी याद रखना, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। ये एक डैश लगा होता है, इसे बोलते हैं मिनट, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। ठीक है, तो डिग्री, मिनट और सेकंड इस तरह से होता है। तो अगर आपको 1 डिग्री, अब 1 डिग्री कितने सेकंड्स के बराबर है, तो कितने मिनट्स के बराबर है, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। तो मैं कह सकता हूं 1 मिनट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 60 इंटू 360 रेडियन। 1 मिनट की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही 1 सेकंड निकाल सकते हैं। हमको पता है 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर होता है, और 60 सेकंड्स हमने निकाला 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60 रेडियन। तो मेरे पास 1 सेकेंड आ जाएगा 2 पाई अपॉन 360 इंटू 60 रेडियन। तो हमारे पास जो काम के फॉर्मूला आए वो ये आया,
डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो ये, मिनट को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो ये, और सेकंड को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूलाज आप यूज करोगे। ठीक है, ये फॉर्मूलाज काम के रहेंगे और ये इस्तेमाल में आएंगे आपके, ये यूज होंगे। तो इसलिए आपको ये पता होने चाहिए फॉर्मूलाज कि ये कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये कन्वर्जन फैक्टर था जिसमें हमने कन्वर्ट करके देख लिया कि जब भी, क्योंकि इस तरह के फॉर्मूला में ये जो एंगल का ये वाला फॉर्मूला होता है ना, आर्क अपॉन रेडियस, ये रेडियन में ही लिया जाता है। थीटा शुड ऑलवेज बी मेजर्ड इन रेडियन, तभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिग्री में गिवन हो तो आप डिग्री से रेडियन में ऐसे कन्वर्ट कर लोगे। अगर मान लो डिग्री के साथ मिनट गिवन हो तो इस तरह से कन्वर्ट कर लोगे, और मिनट के साथ सेकंड भी गिवन हो तो आप इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये कन्वर्जन फैक्टर है, ये आपको याद रखने हैं इस तरह के क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना कि किस तरह से एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने का तरीका यूज किया जाता है, क्योंकि किताबों में ऐसा ऐसे नहीं गिवन होता। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, लीनियर डायमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये एस क्या है डिस्टेंस, और ये थीटा है एंगुलर डायमीटर। एंगल की फॉर्म में जो डायमीटर होता है उसे बोलते हैं एंगुलर डायमीटर। भाई ये जो यहां पर आपको डी गिवन है ये आपका है लीनियर डायमीटर। ये जो थीटा आपको गिवन है ये है एंगुलर डायमीटर, और ये एस है डिस्टेंस। तो फॉर्मूला बन गया लीनियर डायमीटर इक्वल्स एंगुलर डायमीटर इनटू डिस्टेंस। तो आप इस मेथड से डायमीटर ऑफ मून, लीनियर डायमीटर मून का या किसी भी और प्लैनेट का, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन एंड द सिचुएशन, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको? ठीक है भाई, अब हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी मेथड। ये एक नए तरह का मेथड होता है, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, आपने इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा था। अब आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये क्या है, व्हाट इज इंटेंसिटी मेथड, और ये इंटेंसिटी क्या होती है। सबसे पहली चीज कि इंटेंसिटी क्या होती है, हमें ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि भाई इंटेंसिटी ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आखिर में है क्या। ठीक है, तो अब इंटेंसिटी मेथड में हम लोग सबसे पहले ये वर्ड इंटेंसिटी को हमें समझना जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी को हिंदी में कहा जाए तीव्रता बोलते हैं किसी चीज की। हमें बहुत इंटेंस पेन हो रहा है, बहुत तीव्र दर्द हो रहा है, इंटेंस वर्ड। तो इंटेंसिटी यहां पर किसी भी तरह की रेडिएशन, कितनी रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप सर्दियों में धूप देखो तो धूप की गर्मी इतनी तेज नहीं होती, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन वही सूरज जब गर्मियों में हमारे ऊपर धूप डालता है तो भाई साहब सिक जाते हैं, बिल्कुल होता नहीं होता ऐसा। उसकी वजह क्या है, गर्मियों में इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हीट रेडिएशन, बहुत ज्यादा हीट रेडिएशन बहुत थोड़े से एरिया के ऊपर पड़ने लग जाती है, तो हमें गर्मी ज्यादा लगती है। सर्दियों में वो कम हो जाता है, तो इसलिए हमको कम गर्मी लगती है, एंड वी फील कोल्डर इन दैट केस। समझ में आया? तो इंटेंसिटी होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हर रेडिएशन एक एनर्जी है, चाहे वो हीट हो चाहे वो लाइट हो, ऑल दिस इज एनर्जी। ठीक, तो इंटेंसिटी क्या होती है, किसी भी रेडिएशन की फॉर्म वाली एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक यूनिट एरिया पर हर सेकंड कितनी एनर्जी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर इस बोर्ड के ऊपर अभी लाइट पड़ रही है और मैं इसको ब्लॉक कर दूं तो आपने देखा क्या फर्क पड़ा, आपने फर्क देखा कि यहां पर लाइट की चमक कम हो गई, तो ये लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई। हम इसे साइंटिफिक टर्म में बोलेंगे लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, क्योंकि कम लाइट पड़ेगी। मैंने प्रोजेक्टर पर जैसे हाथ रखा आगे तो उसकी लाइट बंद हो गई, तो इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ लाइट बोर्ड पर पड़ रही थी उसकी वैल्यू पहले के मुकाबले कम हो गई, एनर्जी कम पड़ने लगी। तो इंटेंसिटी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसी को हम कहते हैं वर्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब समझा, तो हम लिख लेते हैं इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी
फॉलिंग पर यूनिट एरिया, फॉलिंग के साथ क्रॉसिंग भी लिख सकते हो, पर यूनिट टाइम। ठीक, तो इंटेंसिटी का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, एक्स्ट्रा बता रहा हूं ये डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए, यह आ जाएगा एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। अगर डायमेंशन का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से आप इंटेंसिटी को ट्रीट करेंगे। याद रहेगी ये बात सबको, इंटेंसिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है। तो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना सकते हैं। एनर्जी का होता है ml² t-2, एरिया का L² हट गया, t यहां पर ऊपर चला गया, mt-3, और एक इंटेंसिटी आ गया। ठीक, अब ये तो हो गई इंटेंसिटी। अब इस इंटेंसिटी का इस मेथड से क्या लेना देना। ये जो मेथड है ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है। अब कहोगे सर ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड क्या है। दिस इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ठीक है, ये मैंने क्या पहन रखा है, क्या पहन रखा है, ये स्पेक्टेकल। इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टेकल। तो ये जो वर्ड स्पेक्ट आता है, ये बेसिकली ये क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो मुझे देखने में सक्षम बनाती है। भाई मैं डबल बैटरी हूं, तो ये मेरी दूसरी बैटरी है। ठीक है, तो अब स्पेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है देखने वाली, और स्कोपी का मतलब होता है जैसे माइक्रोस्कोप, तो लाइट को देखने वाला मेथड माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, स्कोप का मतलब देखने का तरीका, तो माइक्रोस्कोप। ऐसे स्पेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर लाइट, स्कोप का मतलब देखना, तो वो बन जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। यानी हम यहां पर कुछ नहीं करते, हम केवल लाइट को देखते हैं। किसकी लाइट को, दूर तारों से आने वाली लाइट को। हम केवल उस लाइट को देख करके इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। क्या किया जाता है इसमें, इसमें मान लो कोई एक तारा है, सूरज। सूरज भी एक स्टार है, हमको ये बात पता है। इवन दो वी कॉल हिम सन, इट्स सन, बट स्टिल इट इज अ स्टार। ठीक है, ऐसे ही मुझे एक दूर दराज तारा वो भी दिख रहा है। ठीक है, या कोई और एक और तारा है अल्फा सेंचुरी, और एक दूर का कोई तारा है जिसकी मुझे दूरी निकालनी है। तो हम यहां पर दो स्टार्स लेते हैं, एक स्टार वो जिसकी दूरी मुझे पता हो, ठीक, और एक दूसरा स्टार जिसकी मुझे दूरी निकालनी है। ऐसे दो स्टार लेते हैं, अपना कैमरा पॉइंट करते हैं उनकी तरफ और उनकी खींच लेते हैं फोटो। क्या खींचते हैं, फोटो, कंप्यूटराइज्ड डिजिटल इमेज। फिर उस फोटो को सॉफ्टवेयर में डाल करके उनके तारों की जो चमक फोटो में दिख रही है उसको मेजर किया जाता है डिजिटली। इस वो लाइट की चमक, दैट इज वाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक, लाइट को देखना। ठीक है, तो उन तारों की जो चमक है भाई, जो तेज चमकेगी वो ब्राइट नजर आएगी एकदम उसमें, और अगर कम रोशनी होगी तो थोड़ा सा डिम नजर आएगा। तो सॉफ्टवेयर उसको नापता है कि इसकी तारे की चमक कितनी है, उसे बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इसलिए इंटेंसिटी मेथड है ये। ठीक, अब एक चीज जो देखी गई है इंटेंसिटी के बारे में, जैसे जैसे आप दूर जाते हो वैसे वैसे इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे, आप मान लो हाईवे पर जा रहे हो, एक कार दूर दिख रही है तो उसकी लाइट ऐसे एक दिए के जैसी नजर आएगी बहुत, और जैसी जैसी वो पास आती जाती है उसकी चमक बढ़ जाती है और आंखें तक बंद करनी पड़ जाती है अगर वो पास आ जाती है ज्यादा। तो होता है ऐसा, उसका कारण क्या है, जैसे जैसे वो दूर है उससे आने वाली लाइट बहुत धीमी है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आती चली जाती है ऐसा हाल खराब हो जाता है। अब जैसे सूरज है, सूरज एक तारा है, डायरेक्ट सूरज की तरफ देख करके बताओ, दिन में देख नहीं पाओगे, इतनी तेज चमक है। लेकिन रात में जब सूरज हट जाता है हमारी नजरों के सामने से, तब दूसरे स्टार्स, उन्हें तो हम ऐसे देख पाते हैं, कारण वो इतनी ज्यादा दूर है कि उनसे आने वाली लाइट एकदम टिमटिमाटी सी रहती है, बहुत हल्की सी लाइट आती है। इवन दो उनमें से कुछ स्टार्स सूरज से कई हजार गुना बड़े, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो एकदम छोटे से, और हम उन्हें आराम से रात भर निहार सकते हैं, हम तारों की सुंदरता को। होता नहीं होता ऐसा भैया, है ना, बहुत सारी मूवीज में, कविताओं में, सब में देखा है कि तारों की सुंदरता और ये सब बोला जाता है। क्यों, हम उन्हें आराम से निहार सकते हैं, कारण वो इतनी दूर हैं कि उनसे आने वाली लाइट इतनी धीमी हो गई है कि हम उसे आराम से देख सकते हैं। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि इंटेंसिटी, लाइट की जो इंटेंसिटी है उसका डिस्टेंस के साथ इनवर्स का रिलेशन है, और एक्यूरेटली नापा जाए तो रिलेशन ये है।
इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये इसका एग्जैक्ट रिलेशन है। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक, तो हमने वो जो 2 फोटो खींची थी, आ जाओ वापस उसी एक्सपेरिमेंट पर। क्या किया था हमने भैया अपने साइंटिफिक कैमरा को लिया और एक तारा जैसे अल्फा सेंचुरी मान लो, मुझे उसकी दूरी पता है, मैंने उसकी फोटो खींची। फिर उसी तुरंत कैमरे से साइड बाय साइड मैंने दूसरे वाले तारे की फोटो खींच ली, उनको एक ही फ्रेम में लेकर के फोटो खींच लिया। ठीक है, अब वो दोनों तारे एक ही फ्रेम में जब आएंगे या एक ही साथ जब मैं उनकी फोटो खींचूंगा तो उनकी ब्राइटनेस को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से मैं उस पॉइंट पर नाप सकता हूं। तो मान लो वो जो दोनों तारे थे उनकी इंटेंसिटी, एक जो नोन स्टार था उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो थी I1, और जिस तारे का मुझे दूरी निकालनी थी जो मेरे लिए था अननोन स्टार, उसकी इंटेंसिटी थी I2। I1 क्या थी? उस तारे की इंटेंसिटी जिसकी दूरी मुझे पता थी, इसलिए मैंने उसे लिखा नॉन स्टार। और I2 किसकी इंटेंसिटी थी? उस तारे की जिसकी दूरी मुझे पता नहीं थी, कैलकुलेट करनी है I2। ठीक, इनकी दूरी को मैं नाम दे देता हूं R1 और R2। इंटेंसिटी I1 और I2, दूरी R1 और R2। R1 मुझे पता है, I1 मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी से नाप लिया, I2 मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी से नाप लिया, लेकिन R2 अभी तक नहीं नाप पाया। अब R2 को नापना है। तो ये वाला फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा ये इन दोनों के लिए ट्रू है। तो मैं लिख सकता हूं I1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर, इसको बोलो प्रोपोर्शनैलिटी नंबर 1। इसी तरीके से I2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनैलिटी नंबर 2। अब मैथमेटिक्स का एक रूल याद रखना, जब भी हम 2 प्रोपोर्शनैलिटीज को डिवाइड करते हैं रिलेशन रेशो बनता है और इक्वल टू साइन आ जाता है। प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रहती तब वो कन्वर्ट्स इनटू इक्वालिटी। तो देखो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। मुझे क्या निकालना है? R2। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर R2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर रूट ऑफ I1 अपॉन I2। देखो R1 मुझे पता था क्योंकि नॉन स्टार का डिस्टेंस था। I1 और I2 मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से नाप लिया। इससे मैं क्या निकाल सकता हूं? R2। ये वो मेथड है जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा डिस्टेंट स्टार्स के लिए, जो बहुत ज्यादा दूर होते हैं तारे, ग्रेटर देन 150 लाइट ईयर्स। तो उन सब तारों के लिए हम ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का जनरली इस्तेमाल करते हैं। 100 लाइट ईयर्स और उससे ज्यादा के लिए हम लोग ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक, ये इंटेंसिटी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया सबको? ये कहलाता है इंटेंसिटी मेथड। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हमारे प्लैनेटरी सोलर सिस्टम की। थोड़ा सा भाई अब सोलर सिस्टम की बात करते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है और ये जो सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है भाई, देखो जब शुरुआती समय था उस समय ये माना जाता था कि जो हमारी धरती है वो सारे ब्रह्मांड का सेंटर है। पहले ये माना जाता था अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। फिर ये हमारी जो मेन इवन पौराणिक कथा, बहुत पुरानी पुरानी जो सिविलाइजेशन थी उनकी कथा, पौराणिक कथाओं में भी यही माना जाता था। फिर क्या हुआ? फिर एक साइंटिस्ट था कॉपरनिकस नाम का, उसने ये देखा कि उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस, नेकेड आई से ऑब्जर्वेशंस करी। उस टाइम टेलीस्कोप वगैरह कुछ इन्वेंट नहीं हुई थी, तो उसने अपनी नेकेड आई से जब यूनिवर्स की ऑब्जर्वेशन करी, बार बार तारों का रिपीटिशन देख करके, तो उसने ये पाया कि एक तारा अपनी जगह से ऐसे ऐसे घूम रहा है, जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम ये मानते थे कि धरती अपनी जगह पर रुकी हुई है और तारे सब इसके चक्कर काट रहे हैं। ठीक, बट ही ऑब्जर्व्ड that it is not the earth that was stationary but the sun was the center। ठीक, अब उसने अपनी ये बात रखी दुनिया के आगे
और उस समय जितने धर्मगुरु थे वो कॉपरनिकस के अगेंस्ट हो गए कि तुम तो हमारी पौराणिक कथाओं को, और सबको भाई ऑब्वियसली बात है जब पौराणिक कथाओं में सारी बातें ये कही गई हैं तो उनका तो धंधा चौपट हो जाएगा। ठीक, अगर कॉपरनिकस सही हो गया तो उस बेचारे ने इतनी प्रॉब्लम सही है और लास्ट में ही वॉज मर्डर्ड, उसे मरवा दिया गया, ये जितने धर्मगुरु थे, इसी की वजह से कि उसने ये सब चीजें कही। लेकिन उस तक, जब तक वो मरा उससे पहले वो बहुत सारी ऐसे काम कर गया जिसके लिए वो आज तक आपके सिलेबस में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कॉपरनिकस ने ये बात सबसे पहले रखी थी दुनिया में कि जो धरती है वो सेंटर नहीं है ब्रह्मांड का, बल्कि सन इज द सेंटर ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम सोलर सिस्टम को बिल्कुल सिंपलिस्टिक फॉर्म में बनाएं तो मान लीजिए ये हमारा सन है। ठीक, तो बाकी सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। एंड सो ऑन, ऐसे ढेर सारे प्लैनेट्स में बने हुए हैं। ठीक, तो प्लैनेट्स को बना देते हैं भैया। और आगे और ढेर सारे प्लैनेट्स। ठीक है, इनके नाम दे देते हैं। हमको पता है ये पहला वाला होता है मरकरी, एक्सक्यूज मी, जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। ठीक है, इसके बाद यूरेनस, फिर नेपट्यून, ऐसे आ जाता है। प्लूटो को प्लैनेट नहीं मानते। ठीक है, तो दो और हैं, तो ये कहलाता है सोलर सिस्टम। इसमें से नोटिस करो, ये है अर्थ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूरज और धरती के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है? आस्था, क्या कहते हैं? What is the average distance between Earth and Sun called? Sir, please repeat. What is the average distance between Earth and Sun called? Sir, 1 AU. 1 astronomical unit. Very good, बिल्कुल सही। वो कहलाता है 1 astronomical unit, जिसकी वैल्यू होती है 1.496 into 10 raised to power 11 मीटर। इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसमें आप नोटिस करो, मैंने यहां पर गोल नहीं बनाए, इनकी जो शेप है मैंने कैसी बनाई है? ये एलिप्स। कैसी बनाई है ये? एलिप्स। ये जो शेप है, दिस शेप इज कॉल्ड एन एलिप्स। ये सर्कल नहीं होते, हम सिंप्लिसिटी के लिए इनको सर्कुलर मान लेते हैं, बट असलियत में जो ऑर्बिट्स होते हैं प्लैनेट्स के, दे आर नॉट सर्कुलर। इंस्टेड ये एक और शेप होती है, इसे बोलते हैं एलिप्स, एलिप्टिकल। द ऑर्बिट्स आर एलिप्टिकल। ठीक है, इसकी खासियत बताऊंगा बाद में, एलिप्स क्या होता है। ठीक, तो अब नोटिस करो कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं, आयुषी मुझे बता, जिनकी दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कम है। इस सोलर सिस्टम में ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिनकी दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कम होगी? आयुषी, यस सर। बता जल्दी से। सर 1 मिनट। कौन से प्लैनेट्स ऐसे होंगे जिनकी दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कम होगी बेटा? अमित। सर मरकरी एंड वीनस। वेरी गुड। भाई देखो, धरती से पहले कौन से प्लेनेट आ रहे हैं आयुषी, पता? सर पर आपने वो मरकरी की वो तो पूरी डिस्टेंस है ना मरकरी से अर्थ तक की 1 AU। बेटा सन से अर्थ तक की डिस्टेंस 1 AU है। देख एरो कहाँ है, मरकरी से थोड़ी है, और पहले भी बताया था।
ठीक है, चल कोई बात नहीं, याद रखना ये बात। मरकरी और वीनस ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जिनकी दूरी धरती से जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल, सूरज से उनकी दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कम है। ठीक है, ऐसे प्लैनेट्स को कहा जाता है इंफीरियर प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं इन प्लैनेट्स को? इंफीरियर प्लैनेट्स। तो मेरे पास कौन से दो इंफीरियर प्लैनेट्स हो गए? कौन से प्लैनेट्स हैं इंफीरियर? पहला है मरकरी और दूसरा है वीनस। इंफीरियर प्लैनेट्स क्या हुए फिर? वो प्लैनेट्स जिनकी दूरी सूरज से जो दूरी है वो धरती की दूरी से कम है। द डिस्टेंस बिटवीन दोज प्लैनेट्स एंड द सन इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। ऐसे प्लैनेट्स को हम कहते हैं इंफीरियर प्लैनेट्स, और ऐसे केवल दो ही प्लैनेट्स हैं, यानी सोलर सिस्टम में धरती से पहले जो प्लैनेट्स आते हैं दोज आर कॉल्ड इंफीरियर। ठीक, अच्छा आयुषी अब बता, ऐसे कौन से प्लैनेट्स होंगे बेटा जिनकी दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज्यादा है? सर मार्स, जुपिटर और ये जितने मार्स से अर्थ से आगे अर्थ वाले के बाद वाले। वेरी गुड, बिल्कुल सही। मार्स है, जुपिटर है, फिर है हमारे पास सैटर्न, फिर है यूरेनस, और फिर है हमारे पास नेपट्यून। और अगर हम प्लूटो को भी प्लैनेट मान लें तो प्लूटो भी, वैसे तो वो प्लैनेट कंसिडर नहीं किया जाता, पर हम मान लेते हैं चलो भी पुराने कन्वेंशन के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि कॉपरनिकस के हिसाब से प्लैनेट था। ठीक है, तो ये वाले प्लैनेट्स जिनकी दूरी अर्थ और सन की दूरी से ज्यादा है उनको कहते हैं सुपीरियर प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। इंफीरियर प्लैनेट्स वो जिनकी दूरी सूरज से जो दूरी है उसकी वैल्यू धरती और सूरज के बीच की दूरी से कम है, दोज आर कॉल्ड इंफीरियर। और ऐसे प्लैनेट्स जिनकी सूरज से दूरी धरती और सूरज के बीच की दूरी से ज्यादा है, दोज आर कॉल्ड सुपीरियर प्लैनेट्स। इंफीरियर प्लैनेट्स दो ही हैं, मरकरी और वीनस। सुपीरियर प्लैनेट्स पुरानी कन्वेंशन के हिसाब से 6 हैं, जहां पर हम प्लूटो को भी प्लैनेट मान रहे हैं। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो, इन्हें बोलते हैं सुपीरियर प्लैनेट्स। ठीक है, तो कॉपरनिकस ने दोनों प्लैनेट्स के डिस्टेंस निकालने के दो अलग अलग तरीके बनाए, उसने इजाद किए दो तरीके। अब हमने वो दोनों ही तरीके सीखने हैं। क्या है भाई वो दो तरीके? सबसे पहला तरीका है कॉपरनिकस मेथड, जिससे हम इंफीरियर प्लैनेट्स का डिस्टेंस निकालेंगे। ये केवल इंफीरियर प्लैनेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कॉपरनिकस मेथड फॉर इंफीरियर प्लैनेट्स, इसमें कॉपरनिकस ने क्या माना? इसमें उसने कंसीडर किया, मान लो ये है सन, इसने अज्यूम किया कि जो उनके प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर हैं, याद रखना, क्योंकि उस टाइम तक ये डिस्कवर नहीं किया गया था कि प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स हैं वो एलिप्टिकल हैं, दे वर कंसीडर्ड टू बी सर्कल्स। ठीक है, ये हमारे प्लैनेट्स के ऑर्बिट हो गए। ठीक, हमने मान लो ये एक इंफीरियर प्लैनेट लिया, कोई सा भी इंफीरियर प्लैनेट ले लो। मैं इस प्लैनेट को नाम दे रहा हूं P, दिस इज द प्लैनेट। ठीक है, तो इसके और सूरज के बीच की दूरी को हम नाम दे देते हैं, यह है सन, तो इसको नाम दे देते हैं RPS। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ठीक है, अब ये वाला जो मेथड है ये एक स्पेशल पोजीशन में इस्तेमाल में आता है। कब? जब सूरज और प्लैनेट को जोड़ती हुई लाइन और प्लैनेट और धरती को जोड़ती हुई लाइन आपस में राइट एंगल पर होते हैं। यह है हमारी अर्थ E। ठीक है, और यह है अर्थ और प्लैनेट के बीच की दूरी RPE। ठीक है, और ये जो एंगल है इनके बीच का, ये कितना है? 90 डिग्री। तभी ये आपका मेथड काम में आता है। इस समय पर
अगर मैं अर्थ और सन को जोड़ दूं तो ये जो दूरी है इसको मैं RES नाम दे सकता हूं। अब आप नोटिस करोगे कि इस फिगर में इन दोनों लाइंस के बीच में ये एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को नाम दिया जाता है इलोंगेशन, एप्सिलॉन। सिंबल जो है ये है एप्सिलॉन और इसे हम बोलते हैं इलोंगेशन ऑफ प्लैनेट। ये टर्म आपको याद करनी पड़ेगी, इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या होता है? द एंगल विच द लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ एंड सन and the line joining the planet and earth make when the planet sun and planet earth lines are perpendicular to each other। उस समय ये जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं elongation of the given planet। किसी भी प्लैनेट का ये कहलाता है उस समय का elongation। ठीक है, तो ये फिगर हमने बना ली। अब इसमें कुछ नहीं करना, हमें बस सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है। देखो कैसे। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल PSE, मैं लेता हूं इन राइट ट्राइंगल PSE। ये जो राइट ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं साइन एप्सिलॉन, ये जो वर्ड है इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। ये जो E मैंने लिखा है इसका प्रोनाउंसिएशन है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, तो साइन एप्सिलॉन, बताओ जरा ट्रिग्नोमेट्री से साइन एप्सिलॉन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है RPS और हाइपोटेन्यूज है RES। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास RPS मुझे निकालना है ना, प्लेनेट और सन के बीच की दूरी, तो वो आ जाएगा RES इंटू साइन एप्सिलॉन। ठीक है, ये समझ में आया? आस्था, RES क्या है बेटा? व्हाट इज RES? सर हाइपोटेन्यूज। नहीं है क्या ये? सर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? सर 1 AU। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वेरी गुड। तो हमको ये बात पता है कि ये जो RES होता है ये तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। अभी तो हमने पढ़ी थी ये बात, कल भी पढ़ी, आज भी बताई भी मैंने आपको। तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूं? 1 AU। तो मेरे पास आ जाएगा RPS इज इक्वल टू साइन एप्सिलॉन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। तो मैंने प्लैनेट और सन के बीच की दूरी कैलकुलेट कर ली बाय जस्ट नोइंग द वैल्यू ऑफ द एंगल। ठीक है, ये कॉपरनिकस का, अब देख लो ये कौन सी सदी में उसने, पता नहीं कितने 100 साल पहले, कितने 100 साल पहले उसने ये मेथड डिवाइस कर दिया था। 16वीं सदी में आई थिंक ये मेथड उसने डिवाइस कर दिया था। सोचो 16th सेंचुरी, इतने पुराने वाले मेथड से हम आज भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो हाउ इंटेलिजेंट ही वाज। ठीक है, अब इसी ट्राइंगल में एक चीज और निकाल सकते हैं। अगर मुझे प्लेनेट और अर्थ के बीच की दूरी निकालनी हो इस समय पर, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो अगर मैं इसी ट्राइंगल में कॉस एप्सिलॉन निकालूं तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है RPE और हाइपोटेन्यूज है RES। तो मैं कह सकता हूं RPE इज इक्वल टू RES इंटू कॉस एप्सिलॉन। लेकिन फिर से RES तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ है वो कॉस एप्सिलॉन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। इसी को हम कहते हैं कॉपरनिकस मेथड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इंफीरियर प्लैनेट्स। ये केवल मरकरी और वीनस का डिस्टेंस निकालने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि केवल वही 2 प्लैनेट्स हैं जो धरती से पहले लाए करते हैं। ये केवल उन्हीं प्लैनेट्स पर एप्लीकेबल है। समझ में आया? ये है हमारे पास कॉपरनिकस का एक मेथड। इसके बाद कॉपरनिकस ने एक और मेथड डिवाइस किया था। ठीक है, ये तो इंफीरियर प्लैनेट्स का था। उसने सुपीरियर प्लैनेट्स का मेथड भी बनाया था। उसमें उसने केपलर नाम के एक साइंटिस्ट का, योहानिस केपलर, उस नाम के एक साइंटिस्ट का एक लॉ यूज किया था।
इनके उसके 3 लॉज हैं, उसको हमने यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन में सीखना भी है, इस साल हमारे कोर्स में है वो लॉज। ठीक है, तो उसका एक लॉ है जिसे लॉ ऑफ पीरियड्स बोलते हैं, वो लॉ उसने इस्तेमाल किया था और तब वो निकाल पाया उन प्लैनेट्स की दूरी जिनकी दूरी धरती और सूरज के बीच की दूरी यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज्यादा है, यानी सुपीरियर प्लैनेट्स का डिस्टेंस भी वो कैलकुलेट कर पाया था। ठीक है, उसे केपलर्स मेथड भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, इट इज ऑल्सो नोन एज केपलर्स मेथड समटाइम्स। ठीक है, तो अब केपलर मेथड समझने के लिए हमें थोड़ा सा ऑर्बिट्स के बारे में समझना पड़ेगा कि ऑर्बिट कैसे होते हैं। तो थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा मैं आपको, जो हम एक्चुअली में उस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं यहां पर। देखो, जो प्लैनेट के ऑर्बिट होते हैं वो सर्कुलर नहीं होते, बल्कि वो ऐसी शेप के होते हैं। इस शेप को बोलते हैं एलिप्स। दिस इज एन एलिप्स। अब ये एलिप्स क्या है, आप इमेजिन करो, आपके पास एक प्लास्टिक की चूड़ी है गोल, आप उसको 2 कोनों से पकड़ो और ऐसे खींच दो तो वो बीच में से दब जाएगी और इधर से खिंच जाएगी। एग्जैक्टली वही शेप एलिप्स होती है, यानी एक इलोंगेटेड सर्कल है ये एलिप्स। अब आप इमेजिन करो, ये सर्कल था, ये इसका सेंटर था। जब मैं इसे ऐसे खींचूंगा तो वो सेंटर भी 2 टुकड़ों में बट जाएगा, ऐसे यूं करके ऐसे 2 पार्ट में आधा आधा चला गया। ठीक, वो जो 2 टुकड़े सेंटर के शिफ्ट हुए उसे बोलते हैं फोकस। प्लूरल बोलेंगे तो फोकाई, सिंगल बोलेंगे तो फोकस, एक की बात करोगे तो फोकस है, और क्योंकि 2 होते हैं प्लूरल, ठीक है, बहुवचन, तो वो बन जाता है फोकाई, दैट इज कॉल्ड एज फोकाई। अब सेंटर से पास होती हुई जो सबसे बड़ी लाइन बना सकता हूं वो ये होगी, और वो फोकाई इसी पर शिफ्ट हो जाते हैं। एक है F1, एक है F2। ठीक है, अब सेंटर से पास होती हुई इससे बड़ी लाइन बना पाना पॉसिबल नहीं है, इसी को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एज द मेजर एक्सिस। क्या है ये हमारे पास? मेजर एक्सिस है, दिस इज द मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये वाली लाइन सेंटर से पास होती हुई सबसे छोटी लाइन बन सकती है, इसे बोलेंगे हम माइनर एक्सिस। कैसे भाई? आप कहोगे क्यों सर ये सबसे छोटी लाइन क्यों है? देखो, आप देखो, इमेजिन करो, ये मेरे पास एलिप्स है और ये है उसका सेंटर। अब इस पर मैं लाइंस बनाता हूं कुछ, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये। तो आप नोटिस करो, इसमें सबसे बड़ी लाइन यही होगी, ये इससे छोटी हो जाएगी क्योंकि देखो यहां पर डिस्टेंस कम हो रहा है दोनों साइड से। ऐसे ये सबसे छोटी है, ये वाली इससे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे छोटी लाइन है, ये सबसे बड़ी लाइन पॉसिबल है। सबसे बड़ी लाइन को बोलते हैं मेजर एक्सिस, सबसे छोटी लाइन को बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, एलिप्स के बारे में, एलिप्स का ये जो मेजर एक्सिस का आधा, इसे मैं अभी स्मॉल ए नाम दे रहा हूं, एक्चुअली में से हम यूज करेंगे कैपिटल आर नाम से यहां पर कुछ, अभी हम वर्ड याद करेंगे। ठीक है, तो ये ए बन गया मेरा मेजर एक्सिस का आधा। आधा मतलब सेमी, तो सेमी मेजर एक्सिस, जैसे सर्कल के आधे को सेमी सर्कल बोलते हैं, तो ऐसे ही एक्सिस के आधे को सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। ऐसे ये माइनर एक्सिस का आधा है, बी, स्मॉल बी नाम दे रहा हूं मैं इसको, तो ये मेरा बन जाएगा सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, तो एलिप्स की इक्वेशन, ये सब मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, नोट्स में भी आपको एक्स्ट्रा में मिल जाएगी इन केस कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है, तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब ये जो एलिप्स है ये कितना खिंचा हुआ है बाहर की तरफ? भाई देखो, मैं सर्कल को ऐसे हल्का सा भी खींच सकता हूं, ऐसे ज्यादा भी खींच सकता हूं, ये तो एलिप्स कितना ज्यादा खिंचा हुआ है उसे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी।
इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। इसकी जो वैल्यू निकाली जाती है वो आती है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कब? जब ए की वैल्यू बी से बड़ी हो। अगर बी बड़ा होगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, तब ये एलिप्स ऐसा हो जाएगा। ये वाला एलिप्स है व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। अगर बी इज ग्रेटर देन ए हो जाएगा तो ये एलिप्स की शेप ऐसी हो जाएगी, ठीक है, लंबा, ऐसे नीचे को लंबा खिंचा हुआ, ठीक है। ये कहलाता है इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। ये सब चीजें हमने एक्स्ट्रा पढ़ी हैं। एलिप्स का अगर एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ द एलिप्स, ये भी पढ़ लो, वो होता है पाई इंटू ए इंटू बी, पाई इंटू मेजर एक्सिस इंटू माइनर एक्सिस। ये एरिया कवर्ड बाय द एलिप्स होता है। एडिशनल चीजें मैंने आपको बता दी। इन केस कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस अगर आपके पास आएंगे तो आपको करना आता होगा, एटलीस्ट ये नहीं होगा बिल्कुल ही बेवकूफ हो, कुछ नहीं पता, तो यू नो समथिंग अबाउट दीज एलिप्स, ठीक है। तो ये तो था हमारा जो एलिप्स होता है, यानी जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं उनकी शेप के बारे में, ठीक है। तो हमने एलिप्स तो पढ़ लिया। अब जो ऑर्बिट है, एक्चुअली में हमारा जो प्लेनेट है वो इस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, और उसके चक्कर काटने का जो समय होता है उस समय को कहा जाता है टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर सूरज के चारों तरफ काटने में, उसे कहा जाता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब ये जो टाइम पीरियड होता है, जो केपलर है उसने एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया कि ये जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होता है। इसी लॉ को कहा जाता है केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। जोहानिस केपलर ने ये चीज बताई कि जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड होगा वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। ये कहलाता है केपलर्स लॉ, थर्ड लॉ या केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड नाम से ये लॉ मशहूर है, ठीक है। तो अब हम इसका इस्तेमाल कॉपरनिकस ने कैसे किया डिस्टेंस पता लगाने के लिए। देखो, हम धरती पर रहते हैं, हमें धरती का टाइम पीरियड पता है, कितना है भैया? 365 दिन, 365.25 डेज टू बी प्रिसाइज। एक चौथाई दिन और होता है जो कि 4 साल बाद हम एक लीप ईयर में ऐड कर देते हैं, बट एग्जैक्टली 365.25 डेज होता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है, जो अर्थ का टाइम पीरियड है। अर्थ का टाइम पीरियड, अर्थ की जो दूरी है R1, वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। सूरज और धरती के बीच की दूरी, दैट इज कंसिडर्ड टू बी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो धरती के लिए इक्वेशन बनाई जा सकती है T1 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब। ये अर्थ के लिए इक्वेशन बनाई, प्रोपोर्शनैलिटी, इसे हमने बोला प्रोपोर्शनैलिटी नंबर 1। अब एक दूसरा प्लेनेट है जुपिटर, मुझे मान लो उसकी दूरी निकालनी है, तो मैं क्या करूं? मैं ये नाप लेता हूं ऑब्जर्वेशन से कि जुपिटर एक पूरा चक्कर लगाने में सूरज के चारों तरफ कितना टाइम ले रहा है। तो सपोज जुपिटर का जो टाइम पीरियड था वो था T2, नाप लिया, ठीक है। अब उसकी दूरी मुझे निकालनी है, तो केपलर के लॉ के हिसाब से T2 का स्क्वायर R2 के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को, तो मैं लिख सकता हूं T2 का स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर, R2 का क्यूब अपॉन R1 का क्यूब। मुझे क्या निकालना है? R2 की वैल्यू निकालनी है, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी R1 और T2 अपॉन T1 की पावर 2/3। अब ये जो 2/3 पावर है, आप सबसे पहले सोचोगे सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने उस दिन भी पावर ब्रेक करना आपको सिखाया था। 2/3 पावर का मतलब होता है 2 इंटू 1/3। ये जो 2 है इसका मतलब होता है स्क्वायर, और ये जो 1/3 है इसका मतलब होता है क्यूब रूट। यानी आप T2/T1 जो वैल्यू आ रही है पहले उसका करो स्क्वायर, और उसके बाद उस वैल्यू का कर दो क्यूब रूट, तो ये 2/3 पावर सॉल्व हो जाएगी। समझ में आया ये फ्रैक्शनल पावर को कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है,
इसीलिए आपको ये फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए। 2/3 पावर का मतलब है 2 इंटू 1/3। 2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर, 1/3 पावर का मतलब होता है क्यूब रूट। यानी ये भी जो भी नंबर आएगा ये T2/T1, आप पहले इसका स्क्वायर करोगे, उसके बाद उस वैल्यू का क्या कर दोगे, क्यूब रूट। गॉट इट? तो ये इस तरीके से आप अननोन डिस्टेंस ऑफ दैट प्लैनेट, सुपीरियर प्लैनेट की बात हो रही है ये, जुपिटर और उससे आगे मार्स, जुपिटर एंड सो ऑन, ठीक है, उनकी दूरी निकालने के लिए हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। और इसी को कहा जाता है कॉपरनिकस मेथड या केपलर्स मेथड टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ सुपीरियर प्लैनेट्स। आई होप यहां तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा।